2018 का पेपर हमारे सामने, 2017 का पेपर हमारे सामने मौजूद है, मई जून का। इसमें हमारे पास क्या चीज हमें करनी, कितने टाइम का पेपर है हमारे पास, 2.5 घंटे का पेपर है, और कितने सवालात करने हैं हमें, पहले हमें देखना है, हमें 3 सवालात करने हैं। तो 2.5 घंटे में 3 सवालात हम कैसे करेंगे, इस बात को हमें गौर में रखना है कि हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है, अगर हम हिसाब लगाएं पर्सनली, तो अगर हम 2.5 घंटे को देखें तो 1 घंटा 60 मिनट का 120 मिनट प्लस हमारे पास 30 मिनट, तो हमारे पास 150 मिनट। अगर हम 120 मिनट का भी हिसाब लगाएं और इसको हम 3 सवालात में काटे तो 40 मिनट का एक सवाल हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास जहन में एक थॉट है कि 40 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। ठीक है, एक तो हमारे पास एक चीज हो गई। दूसरा हमारे पास डिमांड करता है आपका हर जवाब 500 से 600 लाइन पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को मौजू में रखिएगा, जहन में रखिएगा कि 500 से 600 अल्फाज का होना चाहिए। गजलें हम नहीं करें तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, उबैद, अगर आप नज़में कोई और कर रहे हो तो आप मुझसे कहना, मेरे पास नज़मों की मैंने ना शायराना खुसूसियात किसी को भेजी थी, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, चले अब हम यहाँ पे आ जाते ठीक है हैं। मैम। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास जो सवाल नंबर 3 है हम उसका तस्करा कर लेते हैं हमारे सामने। तो सवाल नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक तशरीह दी है इन्होंने नज़म की, वो है, वो हमें कह रहा है ये समझाइए, और साथ में कह रहा है कि मंदरजा बाला जो शायर नज़म में शायर मुस्लिम लीग अलीगढ़ के बारे में कैसा तासुब पेश कर रहे हैं, अपना क्या अंदाज पेश कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी नज़म आवारा की नज़म है, आवारा में मजाज ने एक पूरा तासुब पेश किया है अपने अपने यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तहसील शुदा का। ठीक है, यानी वहाँ के पढ़े हुए थे, तो ये वहाँ की अपनी अकीदत बयान कर रहे हैं और मोहब्बत बयान कर रहे हैं उस जगह से, उस यूनिवर्सिटी से, कि ये वो जगह है जहाँ, जिस जगह ने उनको इल्म दिया है और शऊर दिया है, इस यूनिवर्सिटी ने इनकी अक्ल की गुत्थियां सुलझाई हैं। ठीक है, तो ये उनका अंदाज हो गया। दूसरा, हम कैसा तासुर पेश कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो अच्छा तासुर पेश करें, वो यहाँ पे बयान करें। ये नज़म आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसके करीब करीब जो आपकी नज़म है वो आवारा है, और ये जो है ये इन लोग की नज़म थी खुद मुस्लिम लीग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरह का अगर सवाल आ भी जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो शायर मादरे खुद इल्म की रोशनी के मालामाल थे, और वो दूसरों से को चाहते थे कि वो इल्म हासिल करें, तो वो इल्म के जो इस्तिफादा हासिल करवाना चाहते थे ना, और खुद अपनी इल्म की प्यास उन्होंने बिछाई है, तो वो आवाम को कह रहे हैं कि जो इल्म का जो मंबा, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मंबा थे, वो जो इल्म है ना, उस इल्म की जो शुआएं हैं वो इस यूनिवर्सिटी से निकलती हैं, और इस यूनिवर्सिटी में आला तालीम के साथ साथ इस्लामी रिवायात भी नजर आती है। ठीक है, फिर वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ शब रोज इनकी रोशनी मौजूद है, इसके अलावा वो यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तारीफ में 4 चांद लगा रहे हैं। ठीक है, इसका एक तफसीलन जवाब मैं देखूंगी, अगर हमारी जो नज़म है उसमें उसकी जरूरत होगी तो मैं आपको इस मजाज का भी भेज देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात कि वो असल में जो इनका मकसद था इस पूरी नज़म में, कि वो इस जामे की, इस यूनिवर्सिटी की की खसूसियात, इसकी खासियत, इसके मकसद को बयान करे। तो और वो ये इनका असल मकसद ये भी था कि वो जो जो दुनिया में जो जो अवाम इल्म की रोशनी से, उस जमाने में मुसलमान इल्म की रोशनी से थोड़ा सा बेबहरा थे, दूर थे, तो वो उनको इस यूनिवर्सिटी के फवायद बयान करके ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ की जो दुनिया है ना, यहाँ आपको इल्म हासिल करके आप जुल्मत के अंधेरों से निकल के नूर की चादर में समा जाओगे, और ये आपको दुनिया के मैदान से तमाम मैदानों में बुलंदियां दिलवाएगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें चूंकि इस्लामी तर्ज अंदाज से तैयार की गई है, तो आपको दीन की तालीम भी दी जाएगी। ठीक है, अगले उस पे आ जाते हैं सवाल पर। अब इस सवाल का बस ये जवाब कैसे तहरीर किया जाता है पोएम्स का, तो एक पैटर्न मैं आपको बताती चलूं कि पोएम्स का सब जवाब ऐसे पैटर्न, एक ये पैटर्न मैं तहरीर कर देती हूँ कि इस पैटर्न से आपका सवाल का जवाब आप तहरीर करेंगे। ठीक है, आपका सवाल है, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे किसका भाई,
मैंने आपको ये बात तमाम नज़मों के उसमें भी समझाई थी, लेकिन अभी एज ए स्टार्ट बता रही हूँ। इंट्रोडक्शन देंगे आप पोएट का, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आप पोएट के बचपन पे चले जाएं, आप पोएट की शायराना खसूसियात पे भी जा सकते हैं और उनकी जिंदगी हयात के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन रखिएगा इसको बहुत टू द पॉइंट, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 5 से 6 लाइनें। फिर आप तबसरे पर आएंगे। तबसरा किसका करेंगे आप? जो बात आपको सवाल दिया गया है उसका तबसरा करेंगे, ठीक है, जिसमें आप 3 कम अज कम आप रेफरेंसेस देंगे, ठीक है। फिर इन केस अगर वो आपको कहता है कि पोयम से रेफर करें, तो आपने नज्मों का मवाद यानी नज्म भी, कोई भी नज्म जिसका आपने जिक्र किया, जैसे कांता ने पीछे जिक्र किया था, तो वो देकर आपने रेफरेंस देना है उनका भी, ठीक है। इसी तरह से तो अगर मैम आप ये दूसरे फिर आपने 3 रेफरेंस कहाँ से देने, मतलब वो भी मैंने नज़म से नहीं देने? नहीं, वो नज़म से ही देने, लेकिन खुसूसी देखिए, एक होता है खुसूसी, आपने कोई नज़म का जिक्र किया, जैसे आपने शिकस्त जिंदा का ख्वाब का जिक्र किया, फिर आपने उसका एक रेफरेंस दे दिया, ठीक है। इधर आपने ना सिर्फ उनकी खुसूसियात बयान करते हुए रेफरेंस दे दिया, दी तो नज़म से ही आपने देनी है, लेकिन यहाँ पे आपने नज़म को रेफर करते हुए देना है और वहां आपको बगैर रेफर करके देना है, ठीक है। समझ आ रही बात? यहाँ आप उनकी मैम जो ऊपर वाला आपने बताया 3 रेफरेंस, मतलब वो हम रेफरेंस ऐसे देंगे ना कि उस नज़म में, मतलब ये फलां नज़म में ये शायर हाँ, उन्होंने ऐसे यूं भी लिखा, कह सकते हैं, यूं तो भी कह मतलब सकते हैं फला शायर ने क्या खूब इधर बयान किया है, कि लाजमी नहीं आप नज़म का नाम दें, ठीक है। फिर आप नज़म दूसरी देंगे, आपके पास मतलब मैम अगर हमें शेर लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे? जी 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 अगर जी ऑफ कोर्स, शेर हाँ दे, हाँ, ठीक है शेर का रेफरेंस देना है आपने, ठीक है। फिर ठीक है। इसी तरह से अगर आपको नीड है तो आपने एक और नज़म दी जिसका आपको मांगा है, फिर आपने उसका रेफरेंस दिया, वरना 2 से भी काम चल जाता है, ठीक है। फिर आपने एंडिंग जरूर देनी है। एंडिंग में आपने सवाल को रिपीट करना है और उसको समझाना है कि जो मैंने ऊपर मिसाल दी है वो इससे लिंक करती भी या नहीं करती, जो मैंने बात करी वो इससे लिंक करती भी या नहीं। अलगर्ज के जोश की तमाम नज़में इनकलाब और जहनी तब्दीली का रवैया समोए हुई हैं। इसी तरह जहनी इनकलाब की बदौलत समाज और जवान नस्ल ने बामे उरूज हासिल किया है ना। तो आप ऐसे तहरीर कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ताहम का वर्ड करके दे सकते हैं, या अखीर, अखीर में मेरी राय यूं है कि, ठीक है। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को बयान कर सकते हैं और उसमें एक आप तंबीह दे सकते हैं कि जो मैंने ऊपर सारे रेफरेंसेस दिए वो इसी से लिंक दिया है, मैंने ऊपर जो बात की है उसका मकसद ही है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई? यस मैम। चलिए अगले पे आ जाते हैं। हमारे पास जो सवाल कह रहा है, निसाब में शामिल जोश की कौन सी नज़म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अशार के हवाले से अपने जवाब वजाहत। अब इस पे अगर हम आएंगे, मैम इसमें हमने सिर्फ एक ही नज़म किसी जो भी पसंद है उसकी बात करनी है, या हम डिफरेंट नज़मों को नहीं, हम यहाँ मतलब? अब पर्टिकुलर नज़म पे हो जाएंगे, ठीक है। मैम इसमें हम वो हिंदुस्तान वाली लिखते हाँ, शिकस्ते आप वो जो है। मुझे 2 नज़में ऐसी हैं जिसमें बहुत तफसील से बात कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ उसमें आपको जबान भी, आपका जहन भी क्लियर होगा। उसमें मजदूरी और शिकस्त जिंदा का ख्वाब। शिकस्ते समय। एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ शुरू करना ही ऐसे। अब शुरू कैसे करेंगे मिसाल से? क्या हम डायरेक्ट नज़म का जिक्र कर दें? नहीं भाई, ये तरीका तो सही नहीं है ना, मौजू नहीं है। तो मिस क्या हम जोश की जिंदगी के बारे में बताएं? नहीं भाई, ये तरीका भी मौजू नहीं है। तो मिस हम क्या करेंगे बेटा, आप लोग जोश के अंदाजे तहरीर पे बात करेंगे, ठीक है। अब जोश का अंदाजे तहरीर को कैसे लिखेंगे, किस उस्लूबी से आपने आंसर देना है, मैं आपको बताती हूँ। सेकंड,
ठीक है, अब हम आएंगे जोश की खुसूसियात को लेकर बात करेंगे। ठीक है, चूंकि हमें जोश की नज़म शिकस्ते जिंदा का ख्वाब को उठा रहे हैं, तो हम लिखेंगे जोश वली आबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। जोश एक मुनफरिद और आला मुकाम रखते हैं। आपके ख्यालात मुनफरिद या इंफरादियत रखते हैं, जिनमें तशबीहात, इस्तिआरात का उम्दा इस्तेमाल नजर आता है। जोश के कलाम में जोश की शिद्दत, जज्बों की सदाकत और ख्यालात की बुलंदी पाई जाती है। जोश 20वीं सदी के अजीम और मुमताज तरीन शुअरा में से एक। ये मेरी 4 लाइनें हो गई, 4 से 5 लाइनें हो गई, जिसमें जोश का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। सही है जनाब। अब मैं आ जाऊं, किस पर आ जाऊंगी भाई बताइए? बॉडी पे। बॉडी पे। बॉडी क्या है भाई? मेरी सवाल क्या कह रहा है? मेरी पसंदीदा नज़म। अब मैं ये तो नहीं लिखूंगी ना बच्चों की तरह से मेरी पसंदीदा नज़म, नहीं, मैं लिखूंगी जोश की नज़म शिकस्ते जिंदा का ख्वाब उनकी शायराना खुसूसियात को वाज़ेह करती। इस नज़म में उन्होंने तशबीहात का इस्तेमाल करके खूबसूरत अंदाज में नौजवानों से मुखातिब होकर गुलामी की जंजीरों
को तोड़ने की बात की है। शायर ने हिंदुस्तान के नौजवानों, नहीं की आवाम कर देते हैं, की आवाम को कैदी से तसव्वुर करते हुए जिंदान में जुल्म की हद गुजर जाने और आजादी की उम्मीद की किरण रोशन होते देखने को अपने तसव्वुराती अंदाज से बयान किया है। ठीक है, ये मैंने इब्तिदा दे दी किसकी, नज़म की, ये जाहिर करते हुए कि मैं किस नज़म की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जो बात मैंने ये शेर जो मैंने सुबह की किरण की बात की, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, इसके को मैं शेर दूं, अब मैं यहाँ इनको दे दूंगी ऐसे, क्या मैम आप शेर दे देंगे, मतलब रेफरेंस देंगे शेरों का और फिर उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे ना, यहाँ पे उन्होंने ये बात की, यहाँ पे ये बात की जी। और क्या मैम ही एक और काम, बात मैंने पूछनी थी। जरूर। जैसे ये ऊपर आपने ये तशबीहात का वर्ड यूज किया या इस तरह की मतलब मुश्किल वोकैबुलरी यूज किया, तो अगर ये हमें ना आती हो तो हम सिंपल वर्ड्स में लिखने बात करते हैं। कोई इशू नहीं है, लेकिन बस आपकी लैंग्वेज के नंबर कम हो जाएंगे। कुछ अल्फाज याद कर लें, जैसे तमाम हमारे जितने भी शायर हैं वो तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल करें, तमाम के तस्वुराती अंदाज है। मैंने एक बनाया है नोट, इंशाल्लाह दोपहर तक भेजती हूँ, मुझे अहमद ने मुझसे बोला था, खासतौर पर उसकी डिमांड पे बनाया है कि मिस तमाम शायरों की जो हमारे तमाम शायरों की खुशियात तकरीबन सिमिलर है, सब आवाम से मोहब्बत करते हैं, सब इनकलाब चाह रहे हैं, सब नए नए जमाने के शायर हैं, सबकी शायरी में जी ख्यालात मैम, वो उस तरह का तसव्वुरात, अगर मिल जाए ना कुछ तो ये ये मुझे मेरा पॉइंट्स वाला मतलब। इंशाल्लाह ये पॉइंट्स मैं आपको लिख दूंगी, तो आप हर जुमले में उसको ऐड कर सकते हैं। खासतौर पे जो पहला वाला पैराग्राफ है वो आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने दे जी दिया क्या, कि ये मैंने जो ऊपर जुमला लिखा था ना कि वो आवाम को कैदी और जिंदान का जिक्र किया था, तो ये मैंने इनका दे दिया। ठीक है, अब यहाँ एक और जो हम दे सकते हैं, ये वाले जो शेर है इसको हम कंप्लीट करेंगे। उक्ताए हैं शायद कुछ कैदी, ठीक है, यहाँ मैंने कैदियों का भी जिक्र कह दिया जो मेरी ऊपर मैंने मिसाल दी थी। ठीक है, तो ये हमारी एक रेफरेंस हो गया। अब आप अगले उस पे चले जाओगे कि आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तकरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरें, ये दे देंगे। या आप ये दे देंगे कि एक रोज इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें, क्या उनको खबर थी होंठों पे जो कफल लगाया करते थे। अब इसको देकर आप हुक्मरानों का जिक्र कर दे कि हुक्मरानों को वो कह रहे हैं। फिर आप ये कह दो कि संभलो के वो जिंदा गूंज रहा है, झपटो के वो कैदी छूट गए, उठो के वो बैठे दीवारें, दौड़ों के वो टूटे जंजीर है। तो आपने कम अज कम इसमें इस तरीके से आपने, ये मैंने पहला शेर दिया, ऐसे आप कम अज कम 4 शेर देंगे और 4 शेरों को प्रॉपर बयान करेंगे। ठीक है, जैसे आपने पहला बीच का शेर दिया, आखिरी शेर में आपने दे दिया कि वो मिल्लत की जो आका है ना, मिल्लत के जो हुक्मरान उनको खबरदार कर रहे हैं कि दौलत के नशे में जो तुम मखमूर हुक्मरान हो ना, जरा संभल जाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आवाम उठ खड़ी हुई हुक्मरानों को तंबी करें कि होश के नाखुन लो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठ जाओ और आवाम को संभालो। आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और अपने आप को संभालो ताकि आवाम के जो ठाटे मारता हुआ समंदर है वो कहीं तुम्हें कुचलता हुआ निकल जाए।
तुम्हारी जुल्म और सितम की जो दीवारें हैं वो गिराने के लिए अवाम तैयार है। अब और फिर आप यहाँ लिखोगे, आखिर में आप एंड कैसे करोगे, ये हमने कर लिया। अब आप इसकी एंडिंग सोचो, एंडिंग क्या करोगे आप बताओ। मैम ये जो आपने ऊपर शेर लिखा है, इसको लिखने का तरीका मतलब ऐसे फर्स्ट लाइन लिखे फिर नीचे दूसरी लाइन नहीं लिखनी, आपने कंटिन्यूअसली फॉर्म में लिख दिया। ये पूरी एक लाइन है बेटा, दिस इज वन लाइन। दूसरी लाइन मैंने इनकम्प्लीट लिखी है, आप कॉपी कर लेंगे, इसलिए मैंने ठीक है। मतलब वो ऊपर वाली जो आपने पूरी लाइन लिखी है वो शेर की एक लाइन है ना? जी वो शेर की एक लाइन है। ठीक है। ठीक है, अब आप एंड पे आओगे, ताहम ताहम जोश अपनी अवाम और वतन से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से वो अपनी सोती या ख्वाबों में गुम अवाम को बेदार कराते हुए उनकी 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 ये नज़म उनके ख्यालात का भरपूर या की भरपूर नुमाइंदगी करती जोश ने एक जगह खूब फरमाते यूं फरमाते हैं, काम है मेरा। ये शेर याद कर लीजिएगा, ये मुझे इनका शेर बहुत पसंद है, ये मैं हर जगह इनके स्मेंड में लगाती हूँ, क्योंकि इनका जो है ना, अगर इनकी तारीफ में आता है, इनकी राइटिंग पर शबाद का आता है तो ये आ जाता है, या इनकलाब पर भी ये आ जाता है, तो मुझे इनका ये शेर बहुत पसंद है, तो ये आप लगा सकते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में भी दिया है और आपके रिटन नोट्स में भी दिया है। ठीक है जनाब, ये हमने एक तरीके से आपको ये बता दिया कि आप कैसे लिखेंगे। मसला हलवा, अगले सवाल पे चलें। जी चलें। इसको हम और अभी लंबा करेंगे ना, ये तो अभी आपने शॉर्ट लिखा है ना। आपके अभी रेफरेंसेस बाकी हैं यहाँ पे, इधर इधर अभी आपकी पूरी नज़म बाकी है, अभी तो मैंने इब्तिदा दी है नज़म की। आप पूरी नज़म, ये मैंने शुरू का एक शेर देके समझाया, फिर आप बीच का एक शेर, बीच के 2 शेर देकर समझाएंगे और एंड का शेर देकर समझाएंगे। ठीक है, जब आप नज़म की बात करते हैं ना, तो नज़म के कम से कम 3-4 शेर देंगे आप। कैसे बात पूरी होगी, ये तो बहुत कम है, 600 अल्फाज कैसे करेंगे आप, सही। हम आ जाते हैं अगली बात पर। अब यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ तो चूंकि हमारे पास आएगा नया, वो आएगा मिरातुल उरूस। अच्छा, इन केस बच्चों, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास सवाल अकबरी, असगरी और मामा अजमत से रिलेटेड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सवाल आपसे दूर अंदेश के आ जाए, दूर अंदेश कौन था भाई, दूर अंदेश के बारे में आ जाए, दूर अंदेश था अकबरी और असगरी के वालिद, ठीक है।
अगर इनके बारे में सवाल आ जाए तो आप कैसे तहरीर करेंगे? इनकी जो शख्सियत थी वो बहुत ज्यादा दूर अंदेश थी नाम के हिसाब से। दूसरा, वो एक वाइज थे, अच्छे समझाने वाले थे और अच्छे और खुद समझदार थे, बुर्दबार थे। ठीक है, जो अकबरी की निशान की शख्सियत थी ना, वो दूर अंदेश की शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर कुन थी। ठीक है, तो आप इस बात को बयान कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं बोलूं मोहम्मद फाजिल के बारे में अगर कह दे, वैसे एज इट इज पूरा सवाल नहीं आएगा क्योंकि 500-600 अल्फाज नहीं होते, लेकिन अगर वो किसी सवाल में इस्तेमाल कर ले कि अकबरी का को मोहम्मद फाजिल ने कैसे सपोर्ट किया मामा अजमत के लिए, तो आप उनकी शख्सियत को जानना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप ये भी जो थे, इनकी भी शख्सियत बिल्कुल हमतन ऐसी ही थी। वो खुद भी बहुत समझदार थे और बुद्धबार थे, मगर चूंकि ये दोनों शख्सियात घर में मौजूद नहीं होती थी, बाहर काम पे निकल जाते थे, तो जिसकी वजह से ये अपने उससे नाआशना थे अपने घर से। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि मोहम्मद आकिल और मोहम्मद कामिल में मुवाजना कीजिए, तो वो आप क्या कर सकते हैं? आपके जहन में ये किरदार क्लियर है? अच्छा, मोहम्मद आकिल समझदार थे, साबिर थे, सबर किया उन्होंने अपनी बीवी की हरकत पर। आकिल थे, खुद दूर अंदेश थे। ठीक है, मिजाजन ठंडे थे। ठीक है, और उसकी सारी बातें मान देते थे। जी, इज्जत करने वाले थे, इज्जत देने वाले थे। फिर हर मुश्किल वक्त में सोच कर, तदब्बुर से, बुर्दबारी से अमल करते थे, मशवरा लेकर काम करते थे। तो ये सब आप इनकी शख्सियात को बयान कर सकते थे और फिर आप इसको रेफरेंस कर सकते हो अपने नॉवल से। और मोहम्मद कामिल की जहां तक बात करें तो मोहम्मद कामिल साहब जो थे, वो थे थोड़े से नासमझ, कम उम्र और लाउबाली। ठीक है, मगर ये अपनी बीवी की बात मानते थे और उनको पता, समझदार इस हैसियत से थे कि उनको पता था कि कौन सा सही रास्ता है। ठीक है, इन केस मुझसे एक सवाल उस दिन कल मुझे एक बच्चे ने पूछा कि मिस आप ये बताइए कि अगर हमें ये कह दें कि अकबरी को क्या करना चाहिए या असगरी को क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? या अगर ये कह दें कि मामा अजमत को क्या करना चाहिए, इसी तरह से अनारकली को क्या करना चाहिए, बेटा आपके पास 2 आंसर्स की चॉइस होती है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना कि 2 की चॉइस होती है। ऐसा मुमकिन नहीं होगा इंशाल्लाह कि दोनों में से कोई एक भी आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स यू विल पिक अप द आंसर दैट इज नॉट रिलेटेड, दैट इज मोर क्लियर टू यू। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि नहीं मिस मुझे तो दोनों में से कोई एक आंसर आपको आ रहा होगा, तो आप वो आंसर उठाएंगे जो आपके लिए बहुत आसान होगा और जो आप आराम से अंजाम दे पाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल हरकत नहीं कीजिएगा कि आप वो वाला सवाल उठा लें जो आपको बिल्कुल ना आता। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे जोश में आके ना वो वाला सवाल उठा लेते हैं जो उनकी उससे बेबहरा होता है, उनकी चीज से बाहर होता है। ठीक है, अब मिरातुल उरूस का अगर कोई सवाल आ जाता है, उस दिन हमने अकबरी, असगरी और मामा अजमत से रिलेटेड कराया, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं इसका भी एक आपको हल्का सा रिवीजन में एक स्टार्टअप दे दूं कि स्टार्टअप कैसे लिखेंगे आप। तो आप यूं लिखेंगे, मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि सेक्शन बी के जो 2 सवाल हैं वो पहले कर लें, मतलब ये मरातुल उरूस वाला और अनारकली वाला, और एंड पे नज्म वाला क्वेश्चन करते कोई हैं। मसला नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब सही लिखिएगा। बस वो मैम आंसर बुकलेट पे बस साथ वो ये लिखना है ना कि कौन सा सेक्शन का, आप मतलब कौन सा। 6A ऊपर सेक्शन लिखिए, दूसरा हिस्सा 6A कर रहे हैं तो A लिखिए, B कर रहे हैं तो B लिखिए। ठीक है, 6A। ओके मैम, ये क्वेश्चन में पूरा उधर आंसर बुकलेट पे लिखने की जरूरत है क्या सर, तो हम आंसर लिख सकते हैं?
6A 6B लिख के अगर आंसर लिखते स्टार्ट ऊपर, कर वैसे बच्चे ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं अपनी खूबसूरती लाने के लिए। आ जाए, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे। मिरातुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद दहलवी का एक का शाहकार जिसमें उन्होंने बच्चों और खुसूसन बच्चियों की तरबियत, तालीम और इखलाक को नसाइह शामिल किए। इस मुनफरिद काबिल के जरिए वो तीनों दुनिया, तालीम और हुनर पर बात कर रहे हैं। डिप्टी नजीर अहमद इस बात को बावर करवाना चाह रहे हैं कि अच्छी तालीम और इखलाक औरतों और बच्चियों की जिंदगी में रौनक बख्शता, जबकि औरत या बच्ची का इल्म की रोशनी से बेबहरा होना उसके लिए मसाइल इख्तियार करता है। ये एक इस्लाही काबिल है जिसको आपने सूरत अंदाज में सवारा के कारी को पढ़कर मुतासिर होता। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया भाई, इब्तिदा दे दिया। अब आप आते चले जाएं, किस्सा बयान करते चले जाएं इसमें से। ठीक है, सबसे पहले आपने अगर फॉर एग्जांपल अकबरी का है तो अकबरी का बता दिया, उसके आदात का बता दिया, आपने अकबरी की प्लॉट को जिक्र कर दिया कि मिरातुल उरूस में जो कहानी है वो बहुत सीधी वाज़ेह और सहल है, जिसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, तमाम रिश्तों को बहुत खूबसूरती से, इफरादियत से बयान किया गया है। इसके अलावा जो जिद्दी और जहालत से भरपूर लड़की है उसका नताइज भी बयान किए जाए। फिर मजीद अगर आगे आ जाएंगे तो हम यहाँ देंगे कि
अगर एंड देना है तो एंड हम यूँ देंगे कि ताहम नॉवेल से औरतों की तालीम और तरबियत पर जोर देते हुए इस बात को बावर कराया गया है कि तालीम जो है इंसान को हर मुश्किल घड़ी में साथ देती है, ठीक है, और फिर अपने वो तवाज़ुन पैदा करती है जिंदगी में, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें फॉर एग्जांपल इसमें ये दे दें कि अकबरी और असगरी के साथ उनके शोहरों का भी जिक्र दे दें, कोई सवाल अगर ऐसा आ जाए तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी तालीम औरतों के लिए जरूरी है इतनी मर्दों के लिए और बच्चों के लिए भी जरूरी है। चूंकि शादी में मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों के मुताबिक होते हैं, तो जो अपने अपने तौर पर अपना अपना काम अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो जिंदगी का तवाजुन इन दोनों की बाहिमी शराकत से मौजूद है। तो मर्दों को भी हर फन में ताक होना चाहिए और औरतों को भी उमूर खानादानी में माहिर होना चाहिए, ठीक है। समझ आया बात बेटा? कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे इस मामले में इस नॉवेल के हिसाब से करना चाह रहे हो तो मुझे बता दें, फिर हम लास्ट हमारे नॉवेल पे चले जाएंगे। वो तो मुझे यकीन है कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा आता है। जी जनाब, कोई ऐसा चीज आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हो? चले हम आखिरी पे चले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ, आखिरी सवाल हमारे नजरों के सामने मौजूद है। दिल आराम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देती तो ड्रामा अनारकली इतना मकबूल ना होता, और आपके ख्याल में सलीम को क्या करना चाहिए था? अब इन दोनों सवालात की इब्तिदा थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। दोनों में जो हमारे जो इम्तियाज अली ताज है उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो दोनों में कैसे हम जिक्र करेंगे दोनों सवालात को, आ जाए हम देख लेते हैं इनको। अगर किसी को अफसानों, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई मेरा बच्चा अफसाना कर नहीं रहा, मेरे साथ ही है। चलिए इब्तिदा कैसे करेंगे बताइए दिल आराम के किस्से का। दिल आराम के सवाल की इब्तिदा कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे? मैंने कैसे सिखाई है दिल आराम की इब्तिदा? मैम पहले ऑथर के बारे में लिखेंगे। अच्छा, मैं ना आई एम नॉट इनटू दैट कि हम ऑथर के बारे में यूं लिखें कि ऑथर को डायरेक्टली बयान, पूरी उसकी जिंदगी को बयान करें। मैं उन असातिज़ा में से हूँ जो मैं कहती हूँ ऑथर की राइटिंग स्टाइल पे बात करते हैं। ऑथर लिखते कैसे, ऑथर की खुसूसियात क्या है, ठीक है। ये ऑथर ने ये क्यों तहरीक किया है, ठीक है। जब हम इस सवाल पे आ जाते हैं, ऑथर ने दिलाराम का किरदार ड्रामे में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए, हाँ, तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम? पहले हम बताएंगे कि अनारकली की नॉवेल पे आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किरदार पर, फिर हम आहिस्ता 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 इसके तरह तमाम दरीचे खोलेंगे, ठीक है। सैयद इम्तियाज अली ताज, जिन्हें उर्दू ड्रामा निगारी में एक इमाम की सी हैसियत हासिल है। उन्होंने मुगलिया तारीख के अहम अजीम मुशान शहंशाह अकबर के दरबार और उसके
फिल्म के तमाम किरदारों को अनारकली की शक्ल में आने वाली नस्लों को कमर कर दिया। ये ड्रामा फन की बुलंदियों को छूता हुआ आज भी मकबूलियत में यदि तूला रखता है यानी ऊंचाई पर है, ठीक है, रखता है, ठीक है। ड्रामे की कहानी फर्जी है। जिसमें अकबर के महल में अनारकली और शहजादा सलीम की खूबसूरत रोमानवी कहानी नजर आती है। इसके बावजूद, इसके अलावा दूसरे किरदारों जैसे अकबर, रानी वगैरह उनका अंदाज और बेहतरीन मुकालमा निगारी से तहरीर किया है कि कारी इसको पढ़ने में दिलचस्पी रखता है। इसके इन अलावा दिल आराम एक ऐसा किरदार तराशा गया है जिसने ड्रामे को नई जान दी है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा इब्तिदा हो गया जिसमें मैंने सैयद इम्तियाज अली ताज की राइटिंग स्टाइल पे बात कर ली, उनको मैंने उनके फन की बात कर ली, मैंने उनके अंदाज़े तहरीर की बात कर ली, मुकालमा निगारी की बात कर ली, मैंने उनकी किरदार निगारी की बात कर ली, मैंने दिल आराम की स्टार्ट की, इसे कहते हैं एक प्रॉपर स्टार्ट। अब हम आ जाएंगे दिल आराम की मोहब्बत पे बात करेंगे कि दिल आराम की मोहब्बत का हम कैसे जिक्र करते हैं। आपको लगता है दिल आराम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देती तो क्या होता? अब
अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद हम थोड़ा सा सलीम की कहानी लिखेंगे। सबसे पहले हम बयान करेंगे यहाँ पे दिलाराम की शख्सियत को। कैसे भाई? किसने दिलाराम के सवालात किए हुए? शुरू में उसका वो बताएंगे, उसकी चालाकी को बयान करेंगे कि वो हरम सिरा में किस तरीके से मगरूर और चालाक मशहूर थी, शातिर मशहूर थी। ठीक है, फिर आप उसका वो नागन वाला रेफरेंस देंगे। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे कैसे भाई कि वो जब उनकी बातें सुन चुकी होती है तो दिलाराम को बखूबत के हालात से शहजादा सलीम को जा पकड़ती है उन दोनों को। ठीक है, उन दोनों को पकड़ के वो क्या कहती है कि वो दीदा दलेरी से उनके सामने खड़ी हो जाती है और वो उसको कहती है कि हिंदुस्तान के आइंदा बादशाह को मलका मुबारक हो। याद है वो जुमला? ठीक है, ये वाला आप रेफरेंस दे सकते हैं, या आप वो वाला रेफरेंस दे सकते हैं कि जब वो अनारकली से कहती है कि मैं ना तुम डरती क्यों, और मुझे पता है कि इस राज की कीमत क्या है, याद रखो कि इस राज की कीमत क्या है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा आप आ जाएंगे कि बताइए और कौन सा रेफरेंस देंगे आप जी? जश्न से पहले वो जब वो शरबत के अंदर वो मिक्स कर देती है, फिर एंड में आप शरबत, यहाँ तक आपकी बात हो गई। फिर आप नहीं, फिर एक और जो रेफरेंस है कहाँ है ये रमजान की स्टोरी है। रुको, एक रेफरेंस है अनारकली का, जब वो दिलाराम का जब वो उसको यकीन दिलाती है सलीम को कि मैं हाँ, जब उसको यकीन दिलाती है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, उस वक्त सलीम उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे एहसानों का शुक्रिया क्यों कर अदा करो, इनाम तुम कबूल नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ ये कहती है साहिब आलम भूलते हैं कि इनके पास मेरी एक बहुत बड़ी हिमाकत का राज है। ठीक है, ये वाला आप जुमला जरूर तहरीर करेंगे। तो वो यहाँ पे उसको भी शीशे में उतार लेती है। ठीक है, फिर आप बयान करेंगे उसका वो शरबत या उसका जो आप वो जो क्या कहा, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, इंतजार जो उसको पिलाया है। फिर आप आगे जाएंगे फिर आप बताएंगे कि अनारकली उसकी साजिशों की भेंट चढ़ गई। फिर आप एंड करेंगे, कुछ सवाल आपसे ये कह रहा है कि अगर कुर्बान कर देती तो ड्रामा इतना मकबूल ना होता, आपने कुर्बानी तो दी नहीं इसलिए। ठीक है, अब आप आएंगे इस सवाल पर कि अब आप कैसे देंगे कि ताहम, ठीक है, ताहम इस किरदार को तख्लीक करके इस ड्रामे में 4 चांद लगा दिए। शहजादे सलीम से दिल आराम की यकतरफा मोहब्बत इस ड्रामे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। देखिए, हम इस बात से कहीं पे भी वो नहीं कहेंगे कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन हमें ये कहना पड़ेगा क्योंकि उसने मोहब्बत का इजहार किया है। ठीक है, अगर दिल आराम हार मान जाती और अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देती तो ड्रामा अनारकली गुमनाम हैसियत इख्तियार कर लेता। दिल आराम की साजिशें और शतरंज
के माहिर की तरह चाले। इस ड्रामे के कारी अपने गिरफ्त में ली हुई है। अलगर्ज इस ड्रामे को अमल करने में इस किरदार ने एहसन करने में इस किरदार ने एहसन किरदार अदा किया। ठीक है, एंडिंग हो गई आपकी, समझ आ गया बच्चों? यहाँ पे आप दिलाराम की तमाम खुसूसियात पर बात करेंगे, इसकी चालाकी, मक्कारी, इसकी शाते दिमाग, वो इसका शीशे में उतार लेना, ठीक है, और अकबर को पहचानना। अकबर को भी इसने अपने शीशे में उतारा हुआ था, ठीक है, कि कैसा खेल खेला के उसने उसको लाजवाल अंदाज से अकबर को अपनी बातों में उतार लिया, ठीक है। बेबस और मजबूर बाप को भी इसने वो किया है, ठीक है। समझ आ गया? आज की क्लास यहाँ एंड करें। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमें कैसे आंसर्स देने। मिस हमारे तमाम सवालात के जवाब आपने दिए हैं। कोई सवाल ऐसा, चाहे आपका पोएट से रिलेटेड सवाल हो बच्चों, चाहे आपकी नज्मों से सवाल आए बेटा, या आपका नसर से सवाल आए यानी नॉवेल से सवाल आए, आपका अंदाज जवाब एक ही है। जवाब कैसे तहरीर करना है? इंट्रोडक्शन देना है बेटा। किसका इंट्रोडक्शन देना है बेटा? आपके पोएट का। या तो आप पोएट का इंट्रोडक्शन देंगे या आप राइटर का इंट्रोडक्शन देंगे। मिस क्या हम राइटर की जिंदगी के बारे में लिखें? देखिए अब आपके ऊपर है, मुनस्सिर है। आपने अभी तक जितने मेरे एग्जाम्पल्स देखे आज की क्लास में, मैंने राइटर की जिंदगी को नहीं दिया। इसकी वजह है, अभी आपको समझा देती हूँ। ऐसा इंट्रोडक्शन दें कि उनकी राइटिंग स्टाइल पे बात करें, ठीक है, दोनों की, पोएट की या राइटर की, ठीक है। या आप उस मौजू पे ले आए जो मौजू आपकी नीड है। फिर आप आ जाएंगे मेन बॉडी पर। बॉडी में क्या लिखना है भाई? बॉडी में लिखना है जो सवाल है उसका जवाब। अब आपका नॉवेल से बात हो रही है तो किरदार को प्रॉपर डिफाइन करेंगे, प्रॉपर कहानी पेश करेंगे, मगर जवाब से रिलेटेड कहानी, इधर उधर की नहीं हाँकेंगे। उसके साथ साथ चाहे अगर आपकी पोएट की बात हो रही है तो उसके हिसाब से नज़म को समझाएंगे, जिस नज़म का या जिस किरदार या जिस शख्सियत की बात हो रही है। साथ में रेफरेंसेस की जरूरत है बेटा। कम से कम 3 से 4 रेफरेंसेस आपके होने चाहिए, जिसको आप सिर्फ लिखेंगे नहीं बेटा, उसको समझाएंगे भी। अगर आपने सिर्फ लिख दिया तो बात नहीं होगी। उसके बाद एंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडिंग अगर आपने बेहतरीन कर दी ना, जिसमें आपने अपने क्वेश्चन को रिलेट किया और रिपीट किया अपनी बात को रिपीट करने से मुराद ये नहीं कि आप ऊपर की बात नीचे कॉपी कर दे। रिपीट से मुराद ये कि यू आर एम्फसाइजिंग कि आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है। इससे ये होगा कि सामने जो कारी है वो इस बात को पढ़ने और समझने में उसको एग्जामिनर को आइडिया होगा कि यू आर गिविंग अ रेलेवेंट आंसर, ठीक है। अब हम लास्ट चीज पे चलते हैं। जो हमारी मार्किंग स्कीम है वो हमसे कह रही है एग्जामिनर नोट्स को हम एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। दिस पेपर इज इंटेंडेड टू टेस्ट candidates knowledge of a text and their ability to use their knowledge to a answer in clear and focused manner, ठीक है। इतनी अंग्रेजी आती है, समझ आता है, उर्दू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है but great value is placed on evidence references of a first hand response and thoughtful personal evaluation, खुद की तरफ से दी गई। Candidates may have been encouraged to depend closely on prepared notes and quotation. Quotation for its own sake is not useful, though it will not be undervalued if used, ठीक है। Candidates do not intend to show all the qualities described in one mark bank. Examiners, ठीक है, चले, ठीक है। अब हमारा
हम अपने बैंड की बात कर लेते। हमें मेरे बच्चों से एक उम्मीद है, वो है इस बैंड की उम्मीद, ठीक है। क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स ऑफ पैसेजेस, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक डिटेल होना चाहिए हर पैसे। आपका जो आंसर है वो इबारत का प्रॉपर आंसर हो, आपकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल हो, आपकी उर्दू इधर उधर हिलनी नहीं होनी चाहिए। परसेप्टिव यूज ऑफ इलस्ट्रेशन, गुड इंसाइट व्हेन डिस्कसिंग कैरेक्टर्स। सिर्फ कैरेक्टर्स को ऊपर ऊपर से डिस्कस नहीं करना होता, उनके अंदर की खुसूसियात को भी तहरीर करना होता है। एबिलिटी टू लुक बियॉन्ड द इमीडिएट मटीरियल, सामने जो मटीरियल दिया हुआ है, जो नॉवेल में दिया हुआ है, उसकी अंदर की शख्सियत, उसके मसाइल, उसके प्रॉब्लम्स को बयान करना, ताकि आप ये अंदाजा हो कि ऑथर की इंटेंशन क्या है। दिल आराम से ऑथर की इंटेंशन ये थी कि ड्रामे के अंदर एक नया रुख लाए, किरदार से ड्रामे में एक कारी के लिए एक प्रॉपर दिलचस्पी पैदा करे, ठीक है। और अंडरलाइंग थीम का अंदाजा लगा कि थीम क्या है इस ड्रामे की। एक होती है रोमांटिक थीम, एक होती है तालीमी थीम, जो कि मिरातुल उरूस में जो थीम थी वो तरबियती थीम थी, जबकि इधर जो थी वो तफरीही और रोमानवी थीम थी, ठीक है। तो उसको समझो कि हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं कि एक और बात, कैंडिडेट्स हु राइट मोर देन 600 वर्ड्स कैन नॉट गेट 16 to 17 बैच। अगर इन केस आपने ज्यादा लिखे तो इस बैच में आएंगे। अब मेरा वाला तरीका जरूर याद रखना बच्चों कि मैंने क्या बोला था आपको कि एक लाइन लिखना, अपनी वर्ड काउंट करना, नीचे जाके यहाँ पे क्या लिखना, उसके हिसाब से लाइंस काउंट करके 500 पे लाइन करना, फिर उसके बाद 600 पे करना। तो 500 के बाद आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा, यू नीड टू समराइज इट, ठीक है। कोई सवाल ऐसा जो आप मुझसे करना चाहते हो कि आपके सामने हो तो मैं आपको जवाब दूं। जी जनाब, कहाँ हैं आप लोग सारे? नहीं, चलिए जी, फिर आज क्लास का एंड करते हैं। इंशाल्लाह दोपहर तक ये रिकॉर्डिंग में लगा दूंगी। अहमद कोई सवाल, मनाहिल कोई सवाल? नहीं, चलो जी, फिर रिकॉर्डिंग आपके पास मुयस्सर होगी इंशाल्लाह। और अगर इसके अलावा भी कोई भी सवालात काम करते वक्त आपके लिए कोई सवालात आपके जहन में आए तो मैं आप लोग के साथ हाजिर हूँ इंशाल्लाह। हर सवाल का जवाब आपको देती रहूंगी। कुछ मुझे आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करनी है, मुझे आज का टाइम दे दें दोपहर तक का, इंशाल्लाह मैं आपको आपकी चीजें शेयर कर दूंगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त दीजिए, मैं एक साथ एक पूरी PDF बना के आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।